नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित विषय के जो आज पेपर हुआ है उसको हल कराऊंगा, यानी कि 2020 के पेपर को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज का पेपर आप लोगों को बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन लगभग में प्रीवियस ईयर से ही पूछ लिए गए हैं। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल अंक बदल दिए गए हैं, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वही उठा करके रख दिया गया है। तो लगभग में सारे स्टूडेंट्स के पेपर अच्छे हुए होंगे। और देखिए, कुछ स्टूडेंट जो पढ़ने में थोड़ा सा लापरवाही किए हैं उन्हीं का गड़बड़ हुआ होगा, क्योंकि हमने कई बार ये बात कही है कि प्रीवियस ईयर से बहुत फंसता है। और सबसे पहले हमने जो है प्रीवियस ईयर के पेपर ही हल करवाए थे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में रोज शेयर करता था आप लोगों को कि आप लोग इससे अच्छी तैयारी कर लीजिए जिससे आप लोग अच्छे नंबर पा सकें। तो जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी किए होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, तो उनका बैग तो बिल्कुल नहीं आएगा और बाकी जो है बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जो हमारा पढ़ाया हुआ ना आया हो। सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो हमारा पढ़ाया हुआ नहीं है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार हल करवाए हैं, सिर्फ वहां पर जो है इसकी भुजाएं चेंज थी, उसमें 2 था, 3 था और 5 था। तो हम यही कहे थे कि जो है जो छोटी दो भुजाएं होती हैं उनको जोड़ करके देखिए तो बड़ी भुजा के बराबर या उससे कम नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बराबर भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है बराबर आ रहा है, यानी कि 5 और 3 को जोड़ो तो 8 आ रहा है, यानी कि ये त्रिभुज क्या होगा, संभव नहीं होगा। तो इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। तो देखिए, ये पवन की सीरीज में क्वेश्चन गलत दिया था, ये भी हमने बताया था कि पवन की सीरीज में जो है दिया है कि विषम बाहु त्रिभुज है, जबकि ये विषम बाहु त्रिभुज नहीं होगा, ये त्रिभुज संभव नहीं है। देखिए, यहाँ पर भुजाएं अलग अलग भले ही दी हुई हैं, लेकिन त्रिभुज बना करके इसको देखोगे तो ये बन नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए 8 सेंटीमीटर की भुजा ऐसे खींचोगे और उसके बाद 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की भुजा अगर खींचना जो है चाहोगे तो यहाँ पर देखिए, इधर अगर 3 सेंटीमीटर की भुजा खींचोगे तो इधर अगर 5 सेंटीमीटर की भुजा खींचोगे तो ये दोनों आपस में टच नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का योग 8 है। तो ये 5 और 3 की भुजा अगर खींचोगे तो ये भुजा जो है इसके ऊपर ही आएगी, तो इसलिए ये त्रिभुज क्या है, संभव नहीं है। तो इसलिए 4 जो ऑप्शन है इसका यही सही हो जाएगा। फिर देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, हम ये क्वेश्चन भी करवाए थे और ये भी कहे थे कि आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नहीं शब्द एक लगा दिया जाता है, जो स्टूडेंट्स को बहुत जल्दबाजी के चक्कर में दिखता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को से हो सकता है किसी से गलती हुई हो कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, यानी कि आपको नहीं ना दिखा हो, तो यहाँ पर तुरंत आप जो है 22/7 पर टिक कर सकते हैं अगर आपको नहीं ना दिखे तो। लेकिन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं में क्या हो जाएगा, देखिए परिमेय संख्या जो है वो पाई नहीं है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ये नहीं होगी। तो जो इसका जो 2 नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पाई, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, जो है पाई नहीं है, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में सर्वसमिका है, निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। देखिए ये क्वेश्चन अभी आज के जो है पेपर में भी हल करवाया गया, यानी कि आज का जो मॉडल पेपर सुबह करवाया गया उसमें भी हल करवाया गया है, और मॉडल पेपर के बाद एक जो है वीडियो डाला गया है उसमें भी इसको हल करवाया गया है। तो इसमें देखिए सर्वसमिका क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 2x+2, यानी कि इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2x+2 हो जाएगा, क्योंकि सर्वसमिका की परिभाषा होती है कि दोनों पक्ष इसके बराबर होने चाहिए। तो यहां पर देखिए दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो इसका जो 2 ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 3 की पावर x+2 बराबर 81, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा। तो यहां पर देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार बताया गया है, और हमने ये कहा था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और देख लीजिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सिर्फ अंतर कितना है कि यहां पर देखिए संख्या थोड़ी सी बदली हुई है, यानी कि यहां पर दूसरी संख्या थी और जो है यानी कि यहां पर दूसरी संख्या, और जो है जो हम क्वेश्चन बताए थे उसमें दूसरी संख्या थी, बाकी आगे की संख्या जो है वो सेम है। तो यहां पर देखिए इसको कैसे करना था, यहां पर देखिए इसको जो है 3 के स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 तियां 81 होता है। तो यहां पर देखिए जो है 3 की पावर x+2 है, और जो है यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जो है घातों की तुलना कर लेंगे, तो घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x को एक तरफ रखेंगे और इस 2 को पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए जब पक्षांतर करेंगे तो 4 के माइनस में 2 चला जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर देखिए आगे जो है अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है। तो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए। x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे, और फिर जो है हल करने का मतलब क्या, हमको x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 6 के गुणनखंड करेंगे, लेकिन 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 और 2 होंगे, तो उससे जोड़ या घटा करके 7 तो आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ करके 7 ला सकते हैं। तो यहां पर 6 में 1 जोड़ देंगे, और जो है गुणे में x है तो गुणे में x कर लेंगे, फिर इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 6x और माइनस का x हो जाएगा, यानी कि इस x का अंदर गुणा कर लेंगे, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और फिर यहां से देखिए 2-2 के जोड़े बना लेंगे, और 2-2 के जोड़े बनाने के बाद फिर देखिए इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, और यहां पर देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से x माइनस 6 बच जाएगा। और फिर देखिए अब इन दोनों में से जो है x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से देखिए x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, और फिर यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा माइनस का 1, तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए x माइनस 6 बराबर 0 एक बार ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां पर देखिए x बराबर 6 हो जाएगा, और यहां पर x बराबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, एक पुस्तक का मूल्य बताइए। ये भी देखिए अभी जो है परसों के मॉडल पेपर में क्वेश्चन बताया गया है, सिर्फ यहाँ पर जो है संख्या बदल दी गई है। यहाँ पर देखिए 14 की जगह पर 72 था, यहाँ पर 14 कर दिया गया, यानी कि 72 की जगह पर 14 कर दिया गया है। बाकी जो है सेम क्वेश्चन वही है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, एक पुस्तक का मूल्य बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 पुस्तकों का मूल्य मान लेंगे कि माना 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर 100 रुपया है।
तो यहाँ पर 7 पुस्तकों का मूल्य x रुपया मान लेंगे। उसके बाद फिर 5 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। तो यहाँ पर देखिए 7 पुस्तकों का मूल्य जब x माने हैं तो 5 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, x माइनस 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हम निकाल लेंगे 2 पुस्तकों का मूल्य। तो देखिए 2 पुस्तकों का अगर हमको मूल्य निकालना है तो यहाँ पर देखिए 7 का हमको पता हो गया और 5 का पता हो गया है, तो 7 में से 5 पुस्तकों का मूल्य घटा देंगे। तो देखिए 7 यहाँ पर देखिए 7 पुस्तकों का मूल्य x माने हैं और 5 पुस्तकों का मूल्य x माइनस 14 माने हैं, तो दोनों को आपस में घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस माइनस की वजह से यहाँ पर देखिए माइनस का x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 14 आ जाएगा, यानी कि 2 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 14 रुपए हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, एक पुस्तक का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 14/2, क्योंकि 2 पुस्तकों का मूल्य 14 है तो जो है एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 14/2 हो जाएगा। तो 2 से 14 का भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, यानी कि 7 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहां पर दिया हुआ है मान a प्लस 1/a बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लिखे हुए हैं, यानी कि a प्लस 1/a का मान दिया हुआ है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख करके फिर देखिए यहाँ पर इसका वर्ग कर लिए हैं, फिर इसका वर्ग कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला खोल देंगे, यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। फिर यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए यहाँ पर बचा 2, तो 2 को क्या करेंगे, 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे और इतना इधर शेष रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इतना इधर शेष है और इस 2 को इधर पक्षांतर कर दिए तो 9 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान 7 आ जाएगा, यानी कि 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था, कई बार हमने बताया है इस क्वेश्चन को और देख लीजिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। तो लगभग में सभी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि कई बार लगवाया गया है और प्रीवियस ईयर में भी इसको हल करवाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो देखिए ये फोटो जो है प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया गया है, वहां पर हल करवाया गया है। देखिए यहाँ पर 7 नंबर पर क्वेश्चन आया था और जो है ये 9 नंबर पे आया है, सिर्फ इतना अंतर है, बाकी वही क्वेश्चन उठा करके रख दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना बगीचे में कुल पंक्तियां मान लेंगे। माना बगीचे में कुल पंक्तियां कितनी है, x है, और प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या कितनी है, x है, यानी कि यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर हम पंक्तियां मान लेंगे x, तो लगे पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी प्रत्येक पंक्ति में, ये भी x हो जाएगी। फिर देखिए नीचे क्या है, बगीचे में लगे पौधों की संख्या बराबर, तो देखिए पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों x है तो x गुणे x हो जाएगा और फिर जो है बराबर में जो है पौधों की संख्या हो जाएगी। तो पौधों की संख्या कितनी है, 2025 है, तो यहाँ पर 2025 लिख लेंगे। फिर x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 2025 है। फिर x का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। फिर देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पौधों की संख्या 45 आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य 5x² प्लस 2x प्लस 1 है, इसी प्रकार की 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक का मूल्य 5x² प्लस 2x प्लस 1 है, इसी प्रकार की 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है। एक पुस्तक का मूल्य क्या है 5x² प्लस 2x प्लस 1, और क्या कहा गया है कि 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है तो 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि इससे हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो वही काम यहाँ पर किया गया है, दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखिए 5x² का 2x से गुणा होगा तो 5 दूना 10x³ हो जाएगा। फिर 2x का फिर जो है 5x² का 5 से होगा तो 25x² हो जाएगा। फिर 5x² का फिर 2x का 2x से होगा तो 2 दूना 4x² हो जाएगा। फिर 2x का 5 से होगा तो 5 दूना 10x हो जाएगा। फिर 1 का 2x से होगा तो 2x हो जाएगा। फिर 1 का 5 से होगा तो 5 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए x³ वाला पद सिर्फ एक है तो 10x³ हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए x² वाले दो पद हैं तो इनको जोड़ लेंगे तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29x² हो जाएगा। फिर 10x में 2x जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा और फिर प्लस का 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सजातीय पदों से सजातीय पद ही जुड़ते हैं तो वही काम यहाँ पर करेंगे, जो सजातीय पद हैं उन्हीं को जो है सजातीय पदों में जोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखिए दो परमेय संख्याएं मान लीजिए ये दी हुई हैं और इनके बीच की जो है हमको क्या करना है, इनके बीच की दो परमेय संख्याएं हमको निकालना है। तो देखिए हम आज भी इस क्वेश्चन को बताए थे कि कैसे करना है और कल के मॉडल पेपर में भी बताए थे, बार बार बता रहे थे कि जो है बीच की संख्याओं वाला एक क्वेश्चन भी जरूर आएगा। तो इसमें देखिए हम बताए थे कि क्या करेंगे, जो दो संख्याएं दी हुई हो उनको जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो यहां पर देखिए इनको जोड़ करके 2 से भाग किया गया है तो यहां पर देखिए एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए यहां पर जो है यहां पर नीचे 4 हो गया तो यहां ऊपर भी 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। यहां पर देखिए बटे में 4 था इसलिए ऊपर 5 ही रहेगा, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और जो 2 यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला 2 है ये 4 के गुणे में चला जाएगा तो इस प्रकार से 3/8 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 3/8 जो आएगा वो क्या होगा, -1/2 और 5/4 के बीच की परमेय संख्या होगी। अब हम क्या करेंगे, अब चाहे इसके और इसके बीच की एक परमेय संख्या ज्ञात कर लीजिए और चाहे इसके और इसके बीच की एक परमेय संख्या ज्ञात कर लीजिए तो यही दोनों संख्याएं बीच की समदूरस्थ संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में एक परमेय संख्या और ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/8 प्लस 5/4/2 कर लेंगे, यानी जो काम यहाँ पर किए हैं वही काम यहाँ पर भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम इनका क्या हो जाएगा 8 और 4 का, तो यहाँ पर एलसीएम जो है 8 हो जाएगा। तो 8 के ऊपर 3 था तो 3 ही रहेगा और देखिए 5 के बटे में 4 था और 8 हो गया है तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13/8 हो जाएगा और ये 2 जो है ये इसके गुणे में चला जाएगा तो इस प्रकार से 13/16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब जो है यहाँ पर -1/2 और 5/4 की दो बीच की संख्या क्या हो जाएंगे, 3/8 और 13/16। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। तो देखिए 12 नंबर अब जो है लघुत्तरीय प्रश्न है और इसमें देखिए x⁴y माइनस xy⁴ ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बताया गया है और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए x³ माइनस y³ बचेगा क्योंकि यहाँ से xy कॉमन चला गया तो यहाँ से x³ बचा और यहाँ से xy कॉमन चला गया तो यहाँ पर y³ बचा। अब यहाँ से देखिए xy तो कॉमन में है और फिर a³ माइनस b³ का फार्मूला खोल देंगे क्योंकि यहाँ पर x³ माइनस y³ लिखा हुआ है तो ये a³ माइनस b³ का फार्मूला बन रहा है। तो देखिए a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² प्लस ab। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट
ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कई बार बताया गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, और जो है थोड़ा यहाँ पर एक क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला आता है कि रास्ता जो है अंदर और बाहर क्लियर नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो कंफ्यूजन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया गया है कि यदि मैदान के अंदर चारों ओर, तो वो भी यहाँ पर कंफ्यूजन खत्म है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन ये दिया गया था कि एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी, यदि मैदान 28 मीटर लंबी है, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि शेष मैदान का सिर्फ हमको क्षेत्रफल निकालना है, और क्वेश्चन इससे थोड़ा हार्ड पूछा जाता था। यानी कि कह लीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन सभी से ये पेपर बहुत ही जो है आसान पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए वर्गाकार मैदान की एक भुजा दी हुई कितनी 28 मीटर, और देखिए 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर है तो शेष बचे वर्ग की एक भुजा हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है वर्ग बनाया गया है, 28 मीटर लंबी जो है क्या है उसकी एक भुजा है, और दोनों तरफ जो है क्या है, दोनों तरफ कह लीजिए, चारों तरफ कह लीजिए कि जो है 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यहाँ पर देखिए 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर और 2 मीटर नीचे की तरफ जो है क्या होगा, ये भुजा घट जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के अगर एक भुजा निकाली जाए तो क्या होगी, देखिए यहाँ पर लिखा गया तो शेष बचे वर्ग की एक भुजा। यानी कि अगर रास्ता हम निकाल देंगे, 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर है तो शेष जो वर्ग बचेगा तो उस वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो देखिए 28 कुल थी, और जो है 2 मीटर इधर और 2 मीटर उधर अगर दोनों तरफ निकाल देंगे तो कितनी बचेगी, 2 का 2 से गुणा करेंगे यानी 2 दूना 4, तो 4 में से जो है सारी 4 को जो है 28 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार से शेष बचे मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यानी कि शेष बचे जो है वर्ग की एक भुजा कितनी है, 24 है। तो यहाँ पर जो है 24 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि वर्गाकार जो है मैदान का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर कर लेंगे और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 671 और 781 एवं 1441 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए, का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है ये क्वेश्चन 15 नंबर है, और इससे पहले एक 14 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, और वो क्वेश्चन जो है डाउट में थोड़ा था, इसलिए जो है हम कह रहे थे कि वो क्वेश्चन बिना पढ़ाया हुआ आया है तो थोड़ा डाउट में था, इसीलिए उसको अभी छोड़ दिया गया। आप लोगों को वो क्वेश्चन भी आज से कल तक बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 671 का सबसे पहले क्या करेंगे, 671 से जो है 781 को भाग करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या का भाग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा तो यहाँ पर 671 हो जाएगा, और जो है यहाँ पर माइनस करेंगे तो 110 आएगा। फिर क्या करेंगे, 110 से फिर 671 को भाग देंगे तो यहाँ पर 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर 600 जो है कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 660 लिखा हुआ है ये, और फिर जो है 660 को घटाएंगे 671 में से, तो यहाँ पर देखिए 11 आ जाएगा। फिर 11 से भाग देंगे 110 को पुनः, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 671 और 781 का मासा 11 आ जाएगा। लेकिन अभी हमारी एक संख्या 1441 और बाकी है, तो 11 से फिर 1441 को भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर 3 शेष बचेगा, फिर जो है ऊपर से 4 उतारेंगे तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। फिर 3 बार जाएगा, 33, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर ऊपर से 1 उतारेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 11 एकम 11 यानी कि पूरा पूरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का मासा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है
4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन अवर्गीकृत आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में लिखा गया है। फिर यहाँ पर इन सभी को गिन लेते हैं। तो यहाँ पर गिन करके देखते हैं तो यहाँ पर इनकी संख्या आती है 9, जो कि एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो माध्यिका जो है विषम संख्या के लिए कैसे निकालते हैं, यानी कि जो आंकड़े हैं उनकी संख्या जब विषम होती है तो उसके लिए माध्यिका का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए उसके लिए माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2वें पद का मान। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए n का मान 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर पांचवें पद का मान ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पांचवा पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा पद 10 है। तो 10 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है और 2015 के पेपर में 16 नंबर पे क्वेश्चन था और जो आज का पेपर हुआ है उसमें भी ये 16 नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि सेम वही क्वेश्चन उठा करके 2015 वाला यहाँ पर और उसी नंबर पर रख दिया गया है। यानी कि 16 नंबर पर वो भी पूछा गया था और 16 नंबर पर जो है आज वाले पेपर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर है और कहा गया है क्वेश्चन में कि जो आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर जब चौड़ाई x माने हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। फिर प्रश्नानुसार देखिए क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला लगा देंगे क्योंकि परिमाप यहाँ पर जो है पूछा गया, सॉरी परिमाप यहाँ पर दिया गया है और आयत की लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ पर हम परिमाप का फार्मूला लगा देंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है 26 और जो है यहाँ पर लंबाई दी हुई है x+5, तो x+5 लिख लेंगे और चौड़ाई x माने है तो x लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 26 हो जाएगा और x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 26 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 और प्लस का 5 दूना 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 4x को एक तरफ रखेंगे और 10 को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 26 माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 4x बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 26 में से 10 को घटाएंगे तो 16 बचेगा और फिर 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा। और 16 का 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। और देखिए हमको लंबाई निकालनी थी तो लंबाई हम क्या माने थे, लंबाई बराबर x+5 माने थे। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 4 आई है तो यहाँ पर x की जगह पर 4 रख देंगे तो 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि लंबाई हमारी कितनी निकल करके आएगी, 9 आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 5 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आंकड़े दिए हैं उनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में इनको लिख लिया गया है। फिर देखिए 5 के जो है 5 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनानी है। तो यहाँ पर हम वर्ग अंतराल जो है 5 का ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस प्रकार से जो है 10 वर्ग अंतराल बनेंगे। और इनके बीच में फिर देखेंगे कि कितनी कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से 5 के बीच में कितनी संख्या आ रही, तो 0 से 5 के बीच में देखिए 2 संख्या आ रही, 2 लिख लेंगे। फिर 5 से 10 के बीच में, तो देखिए 5 से 10 के बीच में सिर्फ एक संख्या आ रही है तो एक संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर देखिए 10 से 15 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, तो 10 से 15 के बीच में देखिए 2 संख्या आ रही, 11 और 14, तो 11 और 14 लिख लेंगे। फिर देखिए 15 और 20 के बीच में कितनी संख्या आ रही हैं, तो 15 और 20 के बीच में संख्याएं आ रही हैं सिर्फ एक।
तो यहाँ पर सिर्फ एक लिख लेंगे, 16 और 20 को अगले में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 और 25 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, तो 20 और 25 के बीच में सिर्फ एक संख्या आ रही 20, तो उसको लिख लेंगे। और फिर जो है 25 और 30 के बीच में कितनी संख्या आ रही हैं, तो 25 और 30 के बीच में देखिए आ रही हैं दो संख्याएं। 25 और 30 के बीच में कितनी संख्या है, दो। 25 और 28, और 30 को अगले में रखेंगे, तो 30 और 35 के बीच में कितनी संख्या आ रही हैं, तो देखिए 30 और 35 के बीच में आ रही हैं जो है एक संख्या, क्योंकि सिर्फ ए जो है 30 है। देखिए 30 और 35 के बीच में कितनी संख्या आ जाएंगी, सिर्फ एक, 30। और फिर देखिए 35 और 40 के बीच में कितनी संख्या आ जाएंगी, तो 35 और 40 के बीच में कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि 40 को अगले वर्ग अंतराल में रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर 40 और 45 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए 40 और 45 के बीच में सिर्फ एक संख्या होगी, तो एक संख्या लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर 45 और 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए 45 और 50 के बीच में सिर्फ एक संख्या है, तो एक संख्या लिख लेंगे। अब सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, इस बारंबारता का जो है यानी इन बारंबारता संख्याओं को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने पर जो है जितनी संख्याएं ये हैं इनको गिन लेंगे, इनके योग के बराबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9 हो जाएगा। और फिर 9 1 10, 10 1 11, 1 12, 12 संख्या यहाँ पर आ रही हैं, और यानी कि बारंबारताओं का योग कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए गिन के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर भी 12 संख्याएं आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने सही किया है। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।